जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन में। अच्छा, ये स्वागत हम लोग करते हैं पर आप लोग आते ही नहीं हैं यार। अच्छा, पहली चीज़, पिछली वीडियो के लिए बहुत बहुत सॉरी भाइयों बहनों। मतलब जो इशू आया था वो मुझे पता नहीं चला। वो वॉइस में जब मैंने प्ले किया तो वो ठीक ठाक चल रहा था, बट अभी अपलोड करने के बाद उसमें वॉइस थोड़ा सा मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो और आपको कोई परेशानी भी ना हो, ठीक है। तो आइए, इस सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है और हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो भैया पहला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, जो हमारा संविधान है वो कौन कौन सी माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है। चार ऑप्शन है आपके पास। एक मिनट, थोड़ा पेन मैन ले लेता हूँ यार। हाँ, चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं। यस, हमारे पास है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है भैया? अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़ रखा है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, cultural and educational rights, however it does not define the term minority। ये अलग बात है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द, जो अमेंडमेंट है संविधान में, जो संशोधन है वो कहाँ से शुरू किया जा सकता है? लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट के द्वारा भी, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से। देखिए पता है, हमें लग रहा हो कि यार ये तो बड़ा ही आसान सवाल पूछ लिया, मगर मेरे भाई और बहन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इन छोटे छोटे सवालों को आपने हर दिन पढ़ा और उसका जवाब दिया, मैं गारंटी देता हूं आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन आप 100 सवाल हवा में कर जाओगे। मतलब आपको समझ में आने लग जाएगी भाषा, समझ रहे हो, भाषा समझ में आने लग जाएगी। इसलिए ये सवाल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। और प्लीज, मैं इसको पढ़ रहा हूं, दैट डजंट मीन कि आप इसको ना पढ़ें। आप इसको भी वीडियो पॉज करके पढ़ें जरूर कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जैसे कि आप ऑप्शन डी देख रहे हैं। हाँ, कैसे सही होगा भैया ये? तो अमेंडमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, जो मतलब यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन कर दो, अंडर आर्टिकल 368 है ना। तो अंडर आर्टिकल 368 आपने पढ़ रखा होगा। तो अमेंडमेंट जो भी शुरू होगा या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से, ठीक है। और इट डज नॉट रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ कौन सी चीज शुरू होती है और उसको प्रेसिडेंट डिनाई नहीं कर सकते? ऐसा क्या है? कौन सा एक्ट, कौन सा बिल, कुछ है ऐसा? अब आपको उसको मुझे जवाब देना है क्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट टू द इलेक्शन लॉ बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996, 1951 की नहीं, 1996, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एनी कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन shall entail disqualification for contesting elections to parliament and state legislatures for 6 years and from the date of conviction। ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, बताइए है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। There is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to the लोक सभा। ऐसा भी है क्या? तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? A candidate cannot now stand for the election from more than one parliament constituency। ठीक, ऐसा कुछ है क्या? No election will be countermanded on the death of a contesting candidate। इनमें से सही कौन सा है ये बताना। अच्छा, हम लोग एक थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं ना, कभी कभी नीचे लिखा रहता है कि इनकरेक्ट बताइए और हम सही बता के निकल जाते हैं, देखते ही नहीं उसको। तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है आपका, ठीक है। और ऑप्शन है इसका सही 1, 2 एंड 4। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा भैया। आप कई बार सुनते होंगे कि यहाँ से इस आदमी ने लड़ा, वो वाली वहाँ से जीत गया तो वहाँ से छोड़ दिया। ऐसे कई सारी खबरें न्यूज़ में आती रहती होंगी। तो कैंडिडेट कोई भी हो वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है।
और प्लीज 1951 और का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो भी आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिफर्स टू। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो हुआ था वो क्या कहता है? तो इसमें से चार ऑप्शन है। जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द अंडर एम्प्लॉयड मेन एंड वुमेन इन रूरल एरियाज, ऐसा कुछ है क्या? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबल बॉडीड एडल्ट्स हु आर इन नीड एंड डिजायरस ऑफ वर्क ड्यूरिंग द लीन एग्रीकल्चरल सीजन। तीसरा ऑप्शन है लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, गारंटी ऑफ लाइफ, गारंटी ऑफ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज। पंचायती राज को जाकर प्लीज पढ़िएगा, आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा इसी के साथ। और ये जो इसमें लिखा हुआ है ये क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट एडेड 11th शेड्यूल, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट विच प्रोवाइड्स फॉर द पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। इतने समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द एंडीवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी स्टेज ऑफ जो एजुकेशन होती है वहां पे आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये स्टेट्स की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 350A, राइट। अब आर्टिकल 350A कहता क्या है, कब ऐड किया गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा आप लोगों को पता है कि ये जो ABCD कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स, अगर उनमें कहीं भी ऐसी चीज लिखी हुई है 350, 350A जैसे कि है, B है, C है, D है, तो ये समझ जाइए कि वो सारी चीजें अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? 7वां 7वां अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, जिसमें से 350A ऐड किया गया, ठीक है। तो इट शैल बी द एंडीवर ऑफ every state and of every local authority within the state to provide adequate facility for instructions in the mother tongue at the primary stage of education to children, ठीक है, belonging to linguistic minority groups, and the president may issue such direction to any state as he considers necessary to or proper for securing the provision of such facilities, ठीक है। आर्टिकल 349 क्या कहता है? स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। आर्टिकल 350 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस। 351 कहता है डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ये सारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मतलब सारे के सारे नहीं बोल रहा हूं, मतलब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एटलीस्ट उतने तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो आप यूपीपीसीएस का अगर एग्जाम देखेंगे, है ना, स्टेट पीसीएस का एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4th शेड्यूल को इन चार ऑप्शन में से कौन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो इट लिफ्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द ओ भाई, दो बार ऑप्शन ऐड हो गया, सॉरी भाइयों इसके लिए, भाई सॉरी। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा, इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब आप फटाफट से 4th शेड्यूल को पढ़िए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। 4th शेड्यूल एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 69th मतलब 69 कहते हैं, 69 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1991
Establishment of state level rent tribunals, no reservation for scheduled castes in panchayats in Arunachal Pradesh, constitution of panchayats in village or at other local level, accepting the recommendations of the 10th Finance Commission, according the states of National Capital Territory of Delhi। अब आपने बोला होगा ये काहे पहले पढ़ दिए, ये अमेंडमेंट है और आपको इन्हें देखना है कि ये इनसे कितना मैच कर रहे हैं और किस में से कौन सा मैच कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये है 75th अमेंडमेंट एक्ट 1994 का, 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000, द कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या ऐड किया गया वो फटाफट से बताइए, ऑप्शन कौन सा सही होगा। सही है ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। 69वां अमेंडमेंट एक्ट 1991 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इट स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली। 75वां अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट लेवल रेंट ट्राइब्यूनल। द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन। और 83rd अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल है हमारा, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। भैया अगर भारत में कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो कौन से शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाएगा, राइट। चलिए पहले शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाएगा, क्योंकि पहले शेड्यूल में हमारा क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, दैट्स व्हाई इट शुड बी अमेंडेड इफ अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, कुछ आर्टिकल्स हमारे सामने है और उन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है ये हमारे सामने लिस्ट में है। ठीक है, तो किस आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। और देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर से उठा के ले लिया गया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमेशा न्यूज़ वगैरह में रहते हैं, जैसे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट रिलेटेड, ठीक है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल में क्या कंटेंट लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शन सही है ए का 1। आर्टिकल 54 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बी का 2, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 155 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 164 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम जब पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में, तो हम मतलब ये कहते हैं ना कि वो कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं विद इन 14 डेज, ये वो 3 चीज़ें होती हैं ना, या फिर वो अपने पॉकेट में रख सकते हैं जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ कि वो मैटर को सेंड बैक कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, 39th, 14th, 42nd एंड 44th। तो ऑप्शन सही है आपका 44th। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 44th और 42nd क्या क्या कहते हैं भैया। ठीक है, यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये तो आपको पता होगा ना। अच्छा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, made it explicit that the president shall act in accordance with such advice. The amendment went into effect from 3 January 1977. ठीक है, ये तो ठीक है। The 44th Amendment Act, एक मिनट इसका कलर थोड़ा चेंज कर लो, नहीं तो ये ठीक है। The 44th Amendment Act 1978, however, added that the president can send the advice back for the reconsideration once. ठीक है,
वंस लिखा हुआ है, बट इफ द काउंस मतलब एक ही बार भेज सकता है, अगर बार बार उस चीज को आप नहीं भेज सकते, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंड्स द सेम एडवाइस अगेन टू द प्रेसिडेंट, देन द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्ट इट। द अमेंडमेंट वेंट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 20 जून 1979। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई? आई होप क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो आप मुझे बताइए अगर कोई कमी रह गई हो तो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपने इसी सीरीज के अगले वीडियो में फटाफट से। टिल देन आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, कोई ऑप्शन मुझसे गलत हो गया है, कुछ सही हो गया है, कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझ में क्या कमी है, मैं उसको और इम्प्रूव करूंगा और कंटेंट को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा।